कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। आज आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरी बेटी पढ़ने के लिए बाहर गई है। आज मेरे लिए काफ़ी इमोशनल डे था। मैंने आज तक कभी भी उसको खुद से एक दिन के लिए भी दूर नहीं किया है और बेटियां अपनी मॉम से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अटैच्ड होती हैं। सो मेरे लिए आज का डे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, फिर भी मैंने उसे साइड में रखकर आप लोगों के लिए ये पार्ट तैयार किया। ये उनके लिए था जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और वो जानते हैं अगर मुझे कुछ ज़्यादा परेशानी या दिक्कत नहीं है तो मैं रेगुलर पार्ट अपलोड करती हूँ। बाकी जो यूट्यूबर को इंसान नहीं समझते हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। परसों तीज भी है तो थोड़ा पार्ट ऊपर नीचे हो सकता है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं पार्ट डेली दूंगी, छोटा ही सही लेकिन अपलोड ज़रूर करूँगी। चैनल को आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है, जो उम्मीद करती हूँ आप लोग अपना बनाए रखेंगे। राणा इंडस्ट्रीज प्रांस पंखुड़ी को अपनी गोद में उठाकर सीधा अपने केबिन में लेकर आया और आते ही उसे सोफे पर लिटाया। पंखुड़ी ने दर्द से आह भरी। उसे अपने पैर में सच में बहुत दर्द हो रहा था। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, अंधी हो क्या तुम? चलना नहीं आता है क्या तुम्हें? पंखुड़ी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। एक तो उसे इतना दर्द हो रहा था और ऊपर से प्रांस उसे डांट रहा था। अब तक उसे ऐसा लग रहा था जैसे प्रांस को उसके साथ थोड़ी सी हमदर्दी हो। प्रांस ने जिस तरह से उसे अपनी गोद में उठाया था, पंखुड़ी को लगा शायद प्रांस को उसकी थोड़ी बहुत फिक्र तो है, ज़्यादा नहीं, लेकिन उसे दर्द में देखकर तो वो उसके साथ और ढंग से पेश आएगा। लेकिन यहाँ तो उसकी सारी उम्मीदें ही टूट गई थी। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर चलना नहीं आता ना तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए एक सर्वेंट रख दूंगा जो तुम्हारा हाथ पकड़ पकड़ कर तुम्हें चलवाता फिरेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें ऑफिस आने की ज़रूरत ही क्या थी। रागिनी मासी पता नहीं खुद को क्या समझती हैं। अगर इतना ही टाइम और फुर्सत है उनके पास तो वो अपनी चीज़ों पर ध्यान देना, तुम्हारे दिमाग में उल्टी सुल्टी चीज़ें क्यों डाल रही हैं? पंखुड़ी रोते हुए बोली, उनकी कोई गलती नहीं है। प्रांस तुरंत बोला, हाँ गलती तो मेरी है जो मैंने तुमसे शादी की। मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। दुनिया की सबसे बेवकूफ़ लड़की मेरे पल्ले पड़ गई। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी का रोना और भी ज़्यादा बढ़ गया। प्रांस गुस्से से बोला, अपना रोना बंद करो, मुझे रोने वाली लड़कियाँ बिल्कुल नहीं पसंद। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो कौन सी लड़कियाँ पसंद है आप ही बता दीजिए, मैं कोशिश करूँगी वो वाली लड़की बनने की। उसकी बात सुनकर प्रांस उसकी तरफ देखता ही रह गया। एक बार फिर से उसका दिल जोरों से धड़क उठा, लेकिन अगले ही पल उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। अब वो वापस टेबल पर आया और उसने वहाँ रखा अपना फ़ोन उठाया। डॉक्टर को कॉल करने के बाद उसने अपना फ़ोन लगभग से टेबल पर पटका और गहरी नज़रों से पंखुड़ी को देखने लगा, जो नीचे ज़मीन की तरफ अपना चेहरा झुकाए हुए थी और अपने पैर को देख रही थी। उसके पैर पर स्वेलिंग साफ नज़र आ रही थी। साफ पता चल रहा था कि उसे काफ़ी दर्द हो रहा होगा। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, बहुत दर्द हो रहा है क्या? पंखुड़ी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसकी तरफ से जवाब ना पाकर प्रांस की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो एक बार फिर से बोला, मैंने तुमसे कुछ सवाल पूछा है। पंखुड़ी ने अब भी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। प्रांस ने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारा और बोला, तुम बहरी हो क्या? तुम्हें मेरा सवाल नहीं सुनाई दे रहा? मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, तुमको ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? पंखुड़ी ने उसकी तरफ देखा और बोली, जब मैं आपको कोई जवाब नहीं दे रही हूँ तो समझ जाइए ना कि मुझे आपको कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको कुछ कहूँगी तो आपको गुस्सा आएगा। मैं बेशक से चुप रहूँ या फिर कुछ बोलूँ, आपको गुस्सा ही आता है और मुझे समझ नहीं आता कि आपको गुस्सा आता ही क्यों है। मैंने ऐसी भी क्या गलती कर दी? माना कल रात फ़ोन पर मैं अपनी फ्रेंड से कुछ बात कर रही थी, लेकिन वो मेरी गलती थी। आप उसे मेरी नादानी समझकर माफ़ भी तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपने उस बात के लिए मुझे इतना सुनाया। शादी सिर्फ मैंने तो नहीं की ना, आपने भी तो की है ना। अगर आपको इतना ही था तो आप शादी के मंडप में नहीं आते। उसकी बात सुनते हुए प्रांस का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। अगले ही पल वो उसके पास आया और उसने अपनी उंगलियों से कसकर पंखुड़ी का चेहरा पकड़ लिया।
पंखुड़ी दर्द से तड़प उठी। एक तो उसे दिल में दर्द, दूसरा पैर में और तीसरा चेहरे पर होने लगा था। प्रांस गुस्से से बोला, मुझे नहीं पता मुझे कौन सी लड़कियां पसंद हैं और कौन सी नहीं, लेकिन जो मेरे सामने इस तरह की जुबान चलाए ना, वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो सकती। आखिरी बार छोड़ रहा हूँ तुम्हें, लेकिन आइंदा अगर तुमने मुझे कभी स्टोन में रिप्लाई किया ना, तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सीधा यहाँ से उठाऊंगा और तुम्हारे मायके पटकूंगा। बैठी रहना फिर रोते हुए। मैं किसी को कोई जवाब नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी बस उसकी तरफ देखती रह गई और अब प्रांस ने एक झटके से उसका चेहरा छोड़ दिया था। पंखुड़ी रोते हुए उसकी तरफ देखने लगी। वो अपनी जगह से उठी और वहाँ से जाने लगी। जैसे ही उसने अपना पैर नीचे ज़मीन पर रखा, दर्द से वो करा उठी थी और उसने अपने होठों को अंदर की तरफ दबा लिया था। प्रांस की गुस्से भरी नज़रें उस पर थी। पंखुड़ी को देखते हुए वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, डॉक्टर को बुलाया है ना मैंने, तो अब मुंह उठाकर कहाँ जा रही हो? पंखुड़ी तुरंत बोली, मुझे नहीं चाहिए कोई डॉक्टर, मैं ठीक हूँ, मुझे बस घर जाना है। ये बोलते हुए वो सिसक रही थी। प्रांस ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा तो पंखुड़ी सीधा उसके सीने से आ लगी और इस बार उसने एक बार फिर से अपने होठों को अंदर की तरफ दबा लिया था। दर्द से उसकी जान निकल रही थी। पंखुड़ी के एक्सप्रेशंस देखकर प्रांस ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, मेरी इजाज़त के बिना यहाँ से जाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्यों मांगूँ मैं आपसे इजाज़त? प्रांस उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, क्या मतलब तुम्हारा? क्यों मांगूँ तुम मेरी इजाज़त? पति हूँ मैं तुम्हारा। पंखुड़ी भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, कैसा पति जो अपनी पत्नी को अपनी पत्नी ही नहीं मानता? उसके सवाल पर कुछ पल प्रांस उसकी तरफ देखता रहा और अचानक ही उसने उसे जोर से धक्का दिया तो पंखुड़ी सीधा दीवार से लगी। दर्द से एक बार फिर से वो तड़प उठी थी। उसे लगा प्रांस ने गुस्से से उसे धक्का दिया है और वो अब वहाँ से चला जाएगा या फिर उसे जाने के लिए कहेगा, लेकिन वो हैरान रह गई जब प्रांस उसके करीब आया और अगले ही पल उसके इर्द गिर्द अपने हाथ रखते हुए उसके चेहरे पर झुक गया। पंखुड़ी अपनी जगह पर खड़ी थर थर काँपने लगी। उसके पैर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि खड़ा होना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन वो फिर भी खड़ी थी। उसके सीने में सांसों का तूफान आया हुआ था और उसके होठ फड़फड़ा रहे थे। प्रांस की नज़रें उसके होठों पर थी। वो उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, अभी बताऊं मैं तुम्हें कौन सा पति हूँ मैं तुम्हारा? पंखुड़ी का गला सूखने लगा। प्रांस उसकी गर्दन पर झुका और अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ते हुए बोला, जवाब दो, अभी बताऊं मैं तुम्हें तुम्हारा कौन सा पति हूँ मैं? ये बोलकर जब उसने अपने होठों को पंखुड़ी के गर्दन के और भी ज़्यादा करीब कर लिया तो पंखुड़ी ने तुरंत डरते हुए प्रांस की कमर को और कसकर पकड़ लिया। उसके लंबे लंबे नाखून प्रांस को थोड़े थोड़े चुभ रहे थे, लेकिन प्रांस पीछे नहीं हटा। वो एक बार फिर से बोला, क्या हुआ? अब जवाब क्यों नहीं दे रही? बोलो ना, अभी जानना चाहोगी क्या मैं कौन सा पति हूँ तुम्हारा, या फिर इंतज़ार करोगे, या फिर अभी बताऊँ? ये बोलकर अब उसने अपने होठों को पंखुड़ी के गर्दन पर बिल्कुल टच कर दिया तो पंखुड़ी के हाथ प्रांस की पीठ पर आ गए और उसने उसकी शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया। प्रांस ने अपने होठों से उसकी गर्दन को सहलाया और बोला, जानना चाहती हो? पंखुड़ी ने एक झटके से उसे खुद से अलग किया। उसकी बस जान नहीं निकली, इसके अलावा उसके अंदर रह कुछ नहीं गया था। प्रांस का छूना ही जैसे उसे अंदर तक एक कपकपी सी फील करवा गया था। उसने जब प्रांस को खुद से अलग किया तो अभी भी उसकी धड़कनें नॉर्मल नहीं हुई थी। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? बड़ी जल्दी दूर नहीं हो गई तुम मुझसे? तुम तो पत्नी हो मेरी, अच्छा लग रहा होगा जब पति करीब आ रहा होगा। यही तो चाहती हो ना तुम? यही तो एक्सपेक्टेशंस है तुम्हारी, तुम्हारा पति तुम्हारे करीब आए, तुम्हें प्यार करे, तुम्हें फिजिकली अटेंशन दे, तुम्हें सेडक्टिवली टच करे। ये बोलते हुए वो पंखुड़ी के और भी ज़्यादा करीब आ गया और उसने पंखुड़ी की कमर पर अपना हाथ रख दिया। उसका हाथ जब पंखुड़ी की पीठ पर जाने लगा तो पंखुड़ी के रोंगटे खड़े होने लगे। अपनी कोरी कमर पर प्रांस का हाथ महसूस करके उसका रोम रोम जैसे खुद में ही सिमट रहा था। प्रांस एक बार फिर से बोला, अभी क्या है? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अगर तुम कहो तो बिस्तर पर ले चलूं और वहां पर अच्छे से बताऊं कि पति और पत्नी वाला रिलेशन क्या होता है।
मैं कौन सा पति और तुम कौन सी पत्नी। पंखुड़ी ने अचानक उसका हाथ झटका और बोली, मुझे नहीं पता था कि आपके लिए पति और पत्नी का रिलेशनशिप उस चीज़ तक लिमिटेड होता है। आप इस तरह से सोचते होंगे, इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी मुझे। ये बोलकर पंखुड़ी कुछ पल उसे देखती रही और फिर अपने लंगड़ाते हुए पैर से ही केबिन से बाहर की तरफ चली गई। प्रांस ने इस बार उसे नहीं रोका और ना ही उसे संभाला, वो बस उसे जाते हुए देखते रहा। वो गुस्से से बोला, एक बार रोकने की कोशिश की थी तुम्हें नहीं रुकना तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें दर्द बर्दाश्त करना है तो करो। जितना मेरे हाथ में था मैंने किया, तुम्हारी मिन्नतें करूँगा ऐसा किरदार नहीं है प्रांस राणा का। ये बोलते हुए उसका चेहरा एकदम लाल नजर आ रहा था। वहीं पंखुड़ी लगड़ाते हुए केबिन से बाहर आई और सीधा लिफ्ट से होते हुए नीचे गाड़ी में आ गई। बीच में एक दो लोगों ने उसकी मदद करने का ऑफर दिया, लेकिन उसने किसी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। वो प्रांस से ताने सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए चुपचाप गाड़ी में बैठी और ड्राइवर को एक एड्रेस देते हुए बोली, मुझे यहाँ पर ले जाइए ड्राइवर अंकल। ये बोलते हुए उसने एड्रेस बता दिया। ड्राइवर ने गाड़ी उसके बताए हुए एड्रेस की तरफ बढ़ा दी। पंखुड़ी ने अपनी फ्रेंड का एड्रेस दिया था, जो कोई और नहीं रीचा ही थी। वो रीचा के पास जाना चाहती थी ताकि अपने पैर की अच्छे से मरहम पट्टी कर सके। वो राणा मेंशन में अपनी चोट के बारे में बताकर सबको परेशान नहीं करना चाहती थी, और अगर कोई उससे पूछता कि प्रांस ने उसकी मरहम पट्टी क्यों नहीं करवाई तो नाम प्रांस का खराब होता, इसलिए राणा मेंशन ना जाकर वो रीचा के पास जा रही थी। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि जिस इंसान को उसका किसी के आसपास जाना भी पसंद नहीं, वो उसे बिना बताए अपनी फ्रेंड के घर जा रही है, तो उसका गुस्सा किस तरह से फूटेगा। रीचा का घर मुंबई। पंखुड़ी ने डोरबेल बजाई और रीचा ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने सामने पंखुड़ी को देखा, वो हैरान रह गई और चौंकते हुए बोली, तुम यहाँ? आई कांट बिलीव दिस। तुझे पता है मैं अभी अभी तुझे याद कर रही थी। ये बोलते हुए वो अचानक से चुप हो गई जब उसकी नज़रें पंखुड़ी की लाल आंखों पर गई, और साथ ही साथ उसे महसूस हुआ कि पंखुड़ी शायद किसी तकलीफ में है। वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, उसने दीवार का सहारा लिया हुआ था। वो तुरंत पंखुड़ी का हाथ थाम कर बोली, तुम ठीक तो हो ना? पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, मैं अंदर आ जाऊँ क्या? रीचा जल्दी से बोली, कैसी बात कर रही है तू? इसमें पूछने की क्या बात है? आजा, जल्दी से अंदर आजा। ये बोलते हुए वो पंखुड़ी को अंदर की तरफ लेकर आई और फिर उसे सोफे पर बिठा दिया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है? तुझे पैर में दर्द क्यों हो रहा है? और ये तेरे पैर पर इतनी ज़्यादा स्वेलिंग क्यों है? क्या हुआ? चोट लगी क्या? कहाँ से गिरी? बता मुझे जल्दी से। रुक, पहले मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। ये बोलते हुए उसने टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और डॉक्टर को कॉल करने लगी, लेकिन पंखुड़ी जल्दी से उसे रोकते हुए बोली, नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ डॉक्टर को मत बुलाओ, इतनी ज़्यादा गहरी चोट नहीं है, घर पर ही मरहम पट्टी हो जाएगी। रीचा जल्दी से बोली, कैसी बात कर रही है तो पंखुड़ी? एक बार देख तो सही अपने पैर की तरफ, कितनी चोट लगी हुई है तुझे। पंखुड़ी ने अपने पैर की तरफ देखा। रीचा बोल तो सही रही थी, चोट उसे बहुत ज़्यादा गहरी लगी थी और डॉक्टर से चेक करवाना भी ज़रूरी था, इसलिए अब उसने कुछ नहीं कहा और रीचा ने तुरंत डॉक्टर को कॉल कर दिया। कुछ ही देर बाद डॉक्टर वहां पर आए और पंखुड़ी का चेकअप करने लगे। उन्होंने पंखुड़ी के पैर पर दवा लगाकर गर्म पट्टी बांध दी थी और उसे कुछ दिन बेड रेस्ट करने को बोला था। पंखुड़ी का चेहरा मायूस हो गया। बेड रेस्ट तो दूर, वो रेस्ट भी नहीं कर सकती थी। रीचा डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी डॉक्टर, पंखुड़ी अच्छे से बेड रेस्ट करेगी, आप उसे पेन किलर दे दीजिए। डॉक्टर ने रीचा की बात सुनकर पंखुड़ी को पेन किलर दिया और फिर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रीचा पंखुड़ी के लिए चाय नाश्ता लेने किचन में चली गई। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी प्रांस के ऑफिस से चली तो गई थी, लेकिन प्रांस का दिमाग अब पूरी तरह से घुमा हुआ था। उसे हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कुछ सोचते हुए टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और राणा मेंशन में कॉल किया। जैसे ही राणा मेंशन में सामने से किसी ने कॉल रिसीव किया, वो तुरंत बोला, मेरी एक फ़ाइल घर पर रह गई है, कुछ ही देर में मैं एक एम्प्लॉय को भेज रहा हूँ, उसे वो फ़ाइल दे दीजिएगा।
सामने से रागिनी उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अगर तुम पहले कहते तो मैं पंखुड़ी के हाथों ही वो फाइल भेज देती, पर अब जब पंखुड़ी वापस आने वाली भी होगी, बट डोंट वरी, मैं तुम्हारे एम्प्लॉई के हाथों तुम्हारी फाइल भेज दूंगी। प्रांस तुरंत बोला, क्या मतलब आपका कि पंखुड़ी वापस आने वाली होगी? रागिनी हंसी और बोली, तो और क्या कहूँ, अभी तक वापस आई नहीं है तो मतलब साफ है कि वापस आने वाली होगी। मुझे तो लगा था कि तुम रात तक उसे फ्री नहीं करोगे, उसके हाथों से बैठे खाना खाते रहोगे, लेकिन तुमने तो बड़ी जल्दी उसे ऑफिस से भेज दिया। रागिनी की बात सुनकर प्रांस इतना तो समझ गया था कि पंखुड़ी घर पर नहीं पहुंची है। अगले ही पल उसने बिना कुछ कहे फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अब उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा, क्योंकि पंखुड़ी को ऑफिस से गए लगभग से 2 घंटे हो चुके थे, जबकि राणा इंडस्ट्रीज और राणा मेंशन की दूरी सिर्फ आधे घंटे की थी। उसने अपने फ़ोन से पंखुड़ी को फ़ोन करना चाहा, लेकिन तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके पास तो पंखुड़ी का नंबर भी नहीं है। अब उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। पंखुड़ी चुपचाप सोफे पर बैठी रही, रह रहकर उसे रोना आ रहा था। प्रांस की बातों को याद कर कर उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और वो खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब रोक नहीं पाई तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऋचा जैसे ही उसके लिए चाय लेकर आई, उसने पंखुड़ी के आंखों में आंसू देखकर तुरंत चाय को टेबल पर रखा और उसके पास आकर बोली, तू क्या कर रही है पंखुड़ी? तू इतना रो क्यों रही है? आखिर बात क्या है? मुझे बता तो सही, क्या तेरे हस्बैंड ने कुछ कहा? पंखुड़ी जो पहले ही रो रही थी, अब वो बिलक बिलक कर रोने लगी और बोली, मुझे नहीं पता उन्हें मुझ पर इतना गुस्सा क्यों आता है। वो मुझसे ढंग से बात नहीं करते ऋचा। मैंने तो कभी उनसे कुछ नहीं कहा, उन्हें किसी बात पर नाराज़ नहीं किया। तुम सब ने कहा था कि मैं अपने हस्बैंड को खुश रखूं। वो मुझसे बहुत प्यार करेंगे, मैं उन्हें किसी चीज़ से मना ना करूं, लेकिन वो तो मुझे कुछ कहते ही नहीं हैं। कुछ कहना तो दूर, वो मेरी तरफ नज़र उठाकर देखते भी नहीं हैं। क्या मैं देखने के लायक भी नहीं हूँ क्या? उसकी बात सुनकर ऋचा हैरान रह गई। एक बार फिर से पंखुड़ी रोते हुए बोली, मैं उनके करीब जाती हूँ तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे मेरी कोई फिजिकल डिज़ायर है जो मैं उनसे पूरा कराना चाहती हूँ। मुझे तो पता भी नहीं वो सब कैसे होता है, क्यों होता है और क्या होता है। ये तो तुम लोगों ने मेरे दिमाग में भरा था, वरना मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कुछ ऐसा वैसा करूँगी। अगर मैं उनके पास जाऊं तो उन्हें ऐसा लगता है मैं किसी मतलब से उनके पास जा रही हूं, और अगर गलती से कोई मेरे पास आकर खड़ा हो जाए तो उनके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगता है। वो बाकी सबसे अच्छे से बात करते हैं, लेकिन मुझसे बात करते वक्त तो जैसे उनके मुंह में करेला भर जाता है। जो कड़वी कड़वी बातें करते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ऋचा, मैं करूँ तो करूँ क्या? ऋचा तुरंत बोली, लेकिन वो ऐसा बर्ताव कर क्यों रहे हैं तेरे साथ? मेरा मतलब है कहीं प्रांस राणा का किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं? उसकी बात सुनकर पंखुड़ी ने अब हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, शुभ शुभ बोल ऋचा, मैं तो लुट जाऊंगी। मेरा घर तो बचने से पहले बर्बाद हो जाएगा। अगर उनका किसी के साथ अफेयर हुआ तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मेरा एक ही पति है और वो भी किसी और से प्यार करता है। ऋचा तुरंत बोली, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन देख, इतना तो सब लोगों को पता होता है कि अगर एक पति अपनी पत्नी को प्यार नहीं करता तो मतलब साफ जाहिर है कि उसका प्यार किसी और के लिए है। ऐसे में तू एक काम कर सकती है, या तो उसे रंगों हाथों पकड़ सकती है, या फिर तू भी बिल्कुल वही कर सकती है जो वो कर रहा है। पंखुड़ी ने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, तू मेरा घर बसा रही है या फिर और आग लगा रही है? अगर मैंने किसी की तरफ नज़र उठाकर भी देखा ना ऋचा, वो मेरी जान ले लेंगे। तुझे पता नहीं है उनका गुस्सा कैसे हैं, वो गुस्से में एकदम मॉन्स्टर लगते हैं। और तो और अगर मैं सुनिए कहकर भी बुलाती हूँ तो और मुझ पर गुस्सा करते हैं। अब तू ही बता, अगर उन्हें सुनिए नहीं तो देखिए कहकर बुलाऊं क्या? वो तो वैसे भी मेरी तरफ नहीं देखते। अगर देखने को कहूँगी तो भी कहाँ कुछ देखेंगे। ऋचा तुरंत अपनी आंखें मटकाते हुए बोली, फिर तो कन्फर्म है कि वो कहीं कुछ और ही देख रहा है, और कुछ ऐसा देख रहा है जिस पर से उसकी नजरें हट नहीं रही, वरना तुझ जैसी खूबसूरत लड़की को कोई भाव ना दे, ऐसा हो सकता है क्या? पंखुड़ी बड़ी ही मासूमियत से बोली, मैं सच में खूबसूरत हूँ? ऋचा जल्दी से बोली, हाँ हाँ बहुत। पंखुड़ी ने अब मुंह बनाया और बोली, तो फिर उनको क्यों नहीं लगती मैं?
ऋचा जल्दी से बोली, अगर उसे नहीं लगती तो क्या हुआ, किसी और को तो लग सकती है ना। मैं तो कहती हूँ तुझे भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना चाहिए, अगर तू कहे तो। उसके आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ पर बड़ी ही रुआबदार आवाज़ गूंजी, क्या बकवास हो रहा है यहाँ पर। उस आवाज़ को सुनकर ऋचा हैरान हुई, लेकिन पंखुड़ी के तो जैसे हाथ पैर ढीले हो गए थे। वो भला इस आवाज़ को कैसे नहीं पहचानती। ये आवाज़ तो उसके रोम रोम में बस चुकी थी, क्योंकि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि प्रांस राणा की थी। उसके हाथों में पकड़ा हुआ चाय का कप कांप रहा था, या फिर उसका हाथ, उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसने जल्दी से वो कप टेबल पर रखा और उठकर पलटते हुए प्रांस की तरफ देखने लगी, जो सामने खड़ा गुस्से से उसे घूर रहा था। जब प्रांस को पता चला था कि पंखुड़ी राणा मेंशन नहीं पहुंची, तो उसने पंखुड़ी को कॉल करना चाहा, लेकिन उसके पास पंखुड़ी का नंबर नहीं था। उसने अगले ही पल सृष्टि की कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिसमें पंखुड़ी का नंबर था, और फिर पंखुड़ी की लोकेशन पता लगवाई। तो ऋचा के घर पर पंखुड़ी की लोकेशन देखकर ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। और अब यहाँ पर आकर पंखुड़ी और ऋचा की बातें सुनकर तो बस उसे ही पता था कि उसने खुद को कैसे कंट्रोल कर रखा था, वरना अब तक तो ऋचा का मर्डर हो चुका होता उसके हाथों से। ऋचा उसकी तरफ देखते हुए बोली, बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी फ्रेंड को रुलाने की। उसका जवाब सुनकर प्रांस की आंखें बड़ी हो गई। वहीं पंखुड़ी का मन किया कि ऋचा के सर पर ईंट मारे। वो पहले ही खड्डे में गिरी चुकी थी और ऋचा उस पर ऊपर से मिट्टी डाल रही थी, ताकि वो उस खड्डे से बाहर भी ना आ सके। वो जल्दी से प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये पागल है, कुछ दिन पहले मेंटल हॉस्पिटल से छूट कर आई है, आप प्लीज़ इसकी बातें मत सुनना। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, वो तो मुझे समझ में आ रहा है कौन पागल है और कौन कुछ ज़्यादा ही समझदार। वहाँ पर मैं परेशान हो रहा हूँ ये सोच सोच कर कि तुम अभी तक राणा मेंशन नहीं पहुँची, और यहाँ पर तुम इसके साथ बैठी बकवास कर रही हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में सोच रही हो। ये बोलते हुए प्रांस का चेहरा गुस्से से काँप रहा था, और पंखुड़ी जल्दी से आगे की तरफ आई और बोली, सुनिए, मैं यहाँ पर बैठी ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने इस ऋचा पीछा की एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया, मम्मी कसम। ये बोलते हुए उसने अपनी गर्दन पर चिकोटी काटी। ऋचा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। अगले ही पल पंखुड़ी ने भी ऋचा की तरफ देखा और जल्दी से आंख मारी। ऋचा गुस्से से बोली, बस कर पंखुड़ी, कब तक तू इस इंसान से डरती रहेगी। तुझे इस इंसान से डरने की ज़रूरत नहीं है। अरे इसका एटीट्यूड देख, अगर तू इसे मिल नहीं रही थी तो इसे तो परेशान होना चाहिए था, लेकिन एटीट्यूड तो देख महाशय का, परेशान होने की बजाय तुझ पर ही गुस्सा कर रहा है। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, अपने 5 बॉयफ्रेंड तो तू बदल चुकी है, मेरा तो एक ही पति है, उससे मेरा तलाक करवाने पर क्यों तुली हुई है तू। चुप हो जा मेरी माँ। प्रांस तुरंत बोला, नहीं नहीं बोलने दो, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी बीवी की फ्रेंड्स की औकात क्या है। ये बोलते हुए अब वो गुस्से भरी नज़रों से ऋचा को देख रहा था, और ऋचा भी खा जाने वाली नज़रों से प्रांस को देख रही थी, और अब वो कुछ ऐसा बोलने वाली थी जिसे सुनकर प्रांस राणा का अंग अंग देगी मिर्च के तड़के की तरफ फड़कने वाला था। प्रांस और ऋचा दोनों ही गुस्से से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पंखुड़ी ऋचा को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऋचा उसे डांटने लगी थी। उसके हिसाब से तो प्रांस पंखुड़ी को डिजर्व ही नहीं करता था। जब प्रांस ने पंखुड़ी से कहा कि ऋचा को जो बोलना है वो उसे बोलने दे, तो ऋचा का चेहरा और भी ज़्यादा गुस्से से लाल हो गया। वो प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, यू नो वाट, तुम जैसे लड़कों की प्रॉब्लम क्या है कि तुम जैसे लड़कों में मेल ईगो बहुत ज़्यादा होता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने पंखुड़ी से शादी कर ली तो तुमने पंखुड़ी को खरीद लिया। तुम जिस तरह से उसके साथ पेश आओगे वो तुम्हें बर्दाश्त करती रहेगी। सॉरी टू से मिस्टर प्रांस राणा, लेकिन आजकल की लड़कियां कुछ बर्दाश्त नहीं करती हैं। अगर तुम्हारे अंदर मेल ईगो है ना, तो इतना याद रखो कि हम लड़कियों के नखरे तो तुम जैसे लड़के बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अच्छा ऐसा क्या, और क्या कहना चाहती हो तुम, बोलो बोलो, पूरी इजाज़त है तुम्हें। जो भी तुम्हारे दिल में भड़ास है ना लड़कों के लिए, सब निकाल दो। ऋचा गुस्से से बोली, मेरे अंदर कोई भड़ास नहीं है, मैं जो भी बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर शादी के बाद किसी और के साथ
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला सकते हो तो पंखुड़ी को अकेला छोड़कर किसी और के साथ अय्याशी कर सकते हो, तो पंखुड़ी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम एक अफेयर चला सकते हो ना तो वो 5-5 अफेयर चला सकती है। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी की आंखें बड़ी हो गई। वहीं प्रांस ने गुस्से से मुट्ठियां कस ली। ऋचा एक बार फिर से बोली, हम लड़कियों की भी एक ज़रूरत होती है। अगर तुम पति लोग वो ज़रूरत पूरी नहीं करोगे तो हमें भी आज़ादी है अपनी ज़रूरत किसी और से पूरी करवाने की। तुम लोग बाहर अय्याशी करो, अपनी पसंद की लड़कियों के साथ अपना टाइम स्पेंड करो और हम बेड पर बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करें, तुम्हारे लिए रोती रहे। ऐसी अबला नारी मत समझ लेना पंखुड़ी को, आज की लड़की है वो। अगर तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना तो पंखुड़ी को भी तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर अब प्रांस उसकी तरफ नहीं बल्कि पंखुड़ी की तरफ देख रहा था। वहीं पंखुड़ी हैरानी से ऋचा की तरफ देख रही थी। आज उसे ऋचा अपनी दोस्त नहीं दुश्मन लग रही थी जो प्रांस को इतना कुछ बोल गई थी, जिसका हर्जाना ऋचा को नहीं बल्कि पंखुड़ी को भुगतना पड़ता। वो जानती थी कि प्रांस अब उसे नहीं छोड़ेगा, वो तो बिना उसकी किसी गलती के भी उसकी जान लेने पर तुला रहता है। अब तो ऋचा ने इतनी बकवास कर दी थी कि प्रांस बस उसे जिंदा छोड़ दे, इतना ही काफ़ी होगा। वो ऋचा की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं ऋचा, तू तो दोस्त के नाम पर दुश्मन निकली। वो जो तू कहती थी ना कि सोनू मोनू नोनू तुझे डिजर्व नहीं करते हैं बहन, अब मुझे उन सब का दुख समझ में आया। ये बोलते हुए उसने मुंह बनाया हुआ था और ऋचा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, जो अभी भी ऋचा का ही दोष निकाल रही थी। वहीं प्रांस पंखुड़ी के पास आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, इस दोस्त के साथ रहना चाहती हो ना तुम, ठीक है रहो इसके साथ, लेकिन जब मन भर जाए ना तो राणा मेंशन मत आना। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा। पंखुड़ी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और बोली, सुनिए। उसका सुनिए सुनकर प्रांस ने पलटकर उसकी तरफ देखा। पंखुड़ी ने अपनी गर्दन पर अपनी उंगलियां रखकर चिकोटी काटी और बोली, कसम खाती हूँ मम्मी की, आज के बाद इससे कभी बात भी नहीं करूँगी। इसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दूँगी, इसे फेसबुक पर अनफ्रेंड कर दूँगी और इंस्टाग्राम पर अनफॉलो। प्लीज़ आप मुझे यहाँ पर मत छोड़कर जाइए ना, मुझे अपने साथ राणा मेंशन ले चलिए। प्रांस ने गहरी नज़रों से उसे देखा और फिर ऋचा की तरफ देखते हुए बोला, और कुछ कहना है क्या तुम्हें? ऋचा गुस्से से बोली, तू पागल हो गई है पंखुड़ी जो इस लड़के के पीछे मुझे छोड़ रही है, मैं तेरे बचपन की दोस्त हूँ। पंखुड़ी अब गुस्से से बोली, बहन चुप हो जा, अभी तो वो सिर्फ मुझे छोड़ने की बात कर रहे हैं। जब तक मेरा डिवोर्स पेपर नहीं बन जाएगा तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी क्या? मती तो मेरी मारी गई थी जो मैं तेरे पास आई। उसकी बात सुनते हुए अब रिया को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं प्रांस अब पंखुड़ी का हाथ पकड़कर उसे ऋचा के सामने लेकर आया और बोला, तुम्हें और कुछ नहीं कहना तो अब तुम मेरी बात सुनो। प्रांस राणा उन लड़कों में से नहीं है जो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी भी अरी गहरी लड़की के पास जाए। उसे छूने के लिए लड़कियां तरसती हैं, लेकिन आज तक प्रांस राणा ने कभी किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया। मेल ईगो की बात कर रही हो ना तुम? मेल ईगो नहीं है मेरे अंदर, प्रांस राणा होने का घमंड है जो तुम जैसी लड़कियां नहीं तोड़ सकती। और बात करती हो तुम मेरे जैसे लड़कों की, तो पिछले 6 महीने से तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट को पेंडिंग में डाल रखा है मैंने। जो मुझे स्टॉक करती हो ना तुम सोशल साइट्स पर, जानता हूँ मैं। और जब पता चला कि पंखुड़ी तुम्हारे घर पर है तो तुम्हारे बारे में भी पता लगवाया मैंने। पंखुड़ी को तो सिर्फ 5 बॉयफ्रेंड का पता है, तुम्हें तो असली काउंटिंग पता होगी ना, 20 है या 22। उसकी बात सुनकर ऋचा हैरान रह गई। प्रांस अब और भी ज़्यादा सर्द लहजे में बोला, आइंदा अगर पंखुड़ी से कांटेक्ट करने की कभी कोशिश भी की ना तो और भी बहुत कच्चे चिट्ठे हैं मेरे पास खोलने को, कहो तो एक साथ खोल कर रख दूंगा। उसकी बात सुनकर ऋचा उसकी तरफ देखती ही रह गई और प्रांस पंखुड़ी का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले गया। बाहर आकर उसने पंखुड़ी का हाथ छोड़ा तो पंखुड़ी उसके गाड़ी में बैठने से पहले ही खुद गाड़ी में बैठने लगी ताकि प्रांस उसे वहीं पर अकेला ना छोड़कर चला जाए। लेकिन प्रांस ने तुरंत उसे रुका। रुको 1 मिनट। पंखुड़ी ने जल्दी से उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा एकदम डर से फीका पड़ा हुआ था और उसकी धड़कनें भी तेजी से चल रही थी। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, और अगर तुमने कभी इस लड़की का नाम भी अपने होठों से लिया ना तो मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। उसकी बात सुनकर बस पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और जल्दी से गाड़ी में बैठ गई।
प्रांस भी ड्राइविंग सीट पर बैठा और उनकी गाड़ी ऋचा के घर से निकल गई। पंखुड़ी हल्का हल्का सुबक रही थी, क्योंकि एक तो अभी अभी जो कुछ हुआ उसके बाद उसे बुरा लग रहा था और ऊपर से उसके पैर का दर्द भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। चलने की वजह से उसे और भी ज़्यादा दर्द होने लगा था। प्रांस को उसका सुबकना साफ सुनाई दे रहा था। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी राणा मेंशन आकर रुकी। पंखुड़ी जैसे तैसे गाड़ी से बाहर निकली और अंदर की तरफ जाने लगी, लेकिन अचानक ही प्रांस ने उसे रोका। 1 मिनट रुको। पंखुड़ी ने उसकी तरफ देखा और जल्दी से बोली, मैंने आपको कहा ना, मैं कभी ऋचा का नाम नहीं लूँगी, तो पक्का मैं नहीं लूँगी। प्रांस ने गुस्से से कहा, अभी अभी तुमने उसका नाम लिया है। पंखुड़ी जल्दी से बोली, गलती से ले लिया, आप पक्का नहीं लूँगी। प्रांस उसकी तरफ आया और अगले ही पल उसने पंखुड़ी को अपनी गोद में उठा लिया तो पंखुड़ी एकदम हैरान रह गई। वहीं प्रांस उसका सूजा हुआ पैर देख चुका था और वो नहीं चाहता था कि घर के बाकी सब लोग पंखुड़ी को इस हालत में देखें, क्योंकि अब तक रात काफ़ी हो चुकी थी और सब लोग सोने के लिए अपने अपने कमरे में जा चुके थे। किसी की नींद खुलती तो बेवजह सवाल पूछे जाते। पंखुड़ी ने प्रांस की गर्दन पर अपने हाथ लपेटे हुए थे और उसे अपनी गहरी नज़रों से देख रही थी, लेकिन जब प्रांस ने नज़रें झुकाकर उसकी तरफ देखा तो उसने तुरंत अपना चेहरा प्रांस के सीने की तरफ घुमा दिया। प्रांस की बढ़ती हुई धड़कनें उसे साफ सुनाई दे रही थी और पंखुड़ी की धड़कनों में भी इस वक्त शोर मचा हुआ था। प्रांस उसे अंदर की तरफ लेकर आया और सीधा अपने कमरे में लाकर उसे बेड पर बिठा दिया। उसके दूर हटते ही पंखुड़ी जल्दी से बेड से उठी। प्रांस गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, स्प्रिंग लगी है क्या तुम्हारे अंदर, उछल क्यों रही हो? पंखुड़ी जल्दी से बोली, आपने कहा था कि मेरे बेड से दूर रहना, अगर मैं बेड पर बैठ गई तो आप फिर से बेड शीट चेंज करवाएंगे और मेरी टांग तो पहले ही टूटी हुई है, मैं आपकी बेड शीट कैसे चेंज करूँगी? प्रांस ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोला, कोई बात नहीं, आज इस बेड पर बैठ सकती हो तुम। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी हिचकिचाहट नज़र आ रही थी। वो एक नज़र पंखुड़ी को देखकर तुरंत बालकनी की तरफ चला गया। पंखुड़ी चुपचाप उसे देख रही थी और बिस्तर को हल्का हल्का छू रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रांस बालकनी में आया और सिगरेट पीने लगा। सिगरेट पीते वक्त उसके जहन में ऋचा की कही हुई बातें गूंज रही थी। हम लड़कियों की भी एक ज़रूरत होती है, अगर तुम पति लोग वो ज़रूरत पूरी नहीं करोगे तो हमें भी आज़ादी है अपनी ज़रूरत किसी और से पूरी करवाने की। जैसे ही उसे ये बात याद आई उसने तुरंत अपना सिर झटक लिया और वापस सिगरेट पीने लगा। पंखुड़ी ने अपने हाथ में पड़े हुए अपने फ़ोन की तरफ देखा जो बंद हो चुका था। उसने जैसे तैसे अपनी जगह से उठकर उस फ़ोन को चार्जिंग में लगाया और फिर ऑन करके छोड़ दिया। उसने वापस एक नज़र प्रांस की तरफ देखा जो अभी भी बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। पंखुड़ी उसकी तरफ देखती हुई बोली, सुनिए। प्रांस ने गुस्से भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। पंखुड़ी धीमे से बोली, वो मुझे पूछना था आपसे, अगर आपको वॉशरूम नहीं यूज करना तो क्या मैं कर लूँ? मुझे ज़ोर से सुसु आया है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। प्रांस ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अचानक ही प्रांस के चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने उस मुस्कुराहट को दबा लिया था और अपना चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशंस कर लिया था। भला पंखुड़ी की ऐसी बातों पर वो हंस भी कैसे सकता था? अब उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा झलकने लगा था और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। पंखुड़ी ने मुंह बनाया और बोली, अब मैं वॉशरूम जाऊं तो जाऊं कैसे? अगर इन्हें प्रॉब्लम हो गई तो, अगर इन्हें वॉशरूम जाना हुआ तो? ये बोलकर वो अब वापस प्रांस के पास बालकनी की तरफ आ गई। प्रांस सामने आसमान की तरफ देखते हुए स्मोक कर रहा था। पंखुड़ी जाकर बिल्कुल उसके पीछे खड़ी हुई और बोली, सुनिए। प्रांस एकदम से डर गया और पलटकर उसकी तरफ देखने लगा। अगर कोई इस तरह से अचानक से पीछे आकर खड़ा हो जाएगा तो कोई भी इंसान डर जाएगा, और प्रांस इस वक्त अपने ही दिमाग में चल रही बातों से इतना ज़्यादा उलझा हुआ था कि उसका ध्यान अपने आसपास तो था ही नहीं। वो गहरी गहरी सांस लेते हुए पंखुड़ी को देख रहा था और पंखुड़ी तुरंत बोली, वो आप मुझे बता दीजिए ना कि आपको वॉशरूम यूज करना है या नहीं। उसकी बात सुनकर प्रांस अब गुस्से से बोला, तो मैं गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर जाऊं क्या? तब तुम्हें समझ में आएगा कि मुझे वॉशरूम यूज नहीं करना है। तुम बेवकूफ़ हो क्या पंखुड़ी? तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? अगर मुझे वॉशरूम यूज करना होता तो मैं अब तक कर चुका होता।
मैं तुमसे इजाज़त लेने के लिए बैठा नहीं रहता। ये फालतू की चीज़ तुम कर सकती हो, मैं नहीं। इसलिए अगर तुम्हें वॉशरूम यूज करना है तो तुम करो, अगर नहीं करना है तो तुम्हारी मर्ज़ी, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से अब दूसरी तरफ चला गया और पंखुड़ी बस अपनी जगह पर खड़ी रह गई। अब इसमें भी उसकी गलती थी कि वो प्रांस के बारे में सोच रही थी। उसे पता था कि प्रांस को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, पर वो तो उसी के बारे में सोच रही थी। मुश्किल से तो लंगड़ाते हुए वो प्रांस के पास आई थी और प्रांस उससे ऐसे दूर चला गया था जैसे वो उसे करंट मार रही हो। अब वो मुंह बनाते हुए वॉशरूम की तरफ आई। उसे लंगड़ाते हुए देखकर प्रांस के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और फिर कुछ सोचने लगा। कुछ सोचने के बाद उसने नीचे किचन एरिया में कॉल किया और अपने और पंखुड़ी के लिए डिनर मंगवाया। अब दोनों नीचे जाकर तो डिनर कर नहीं सकते थे, वरना बाकी सब उठ जाते, इसलिए उसने रूम में ही डिनर मंगवा लिया था। कुछ ही देर में पंखुड़ी वॉशरूम से बाहर आई तो देखा एक सर्वेंट दरवाजे पर खड़ी है और प्रांस उससे खाना अंदर रखवा रहा है। वो सर्वेंट टेबल पर खाना लगाते हुए अचानक से रुक गई और प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, छोटे साहब, मैं खाना एक प्लेट में लगाऊं या फिर 2 प्लेट में? प्रांस गुस्से से बोला, प्लेट में लगाना ही क्यों है, हाथ में दे दो, हाथ में पकड़कर खा लूँगा। प्लेट जूठी हो जाएगी तो तुम्हें धोनी पड़ेगी ना। उसकी बात सुनकर उस सर्वेंट ने जल्दी से अब 2 प्लेट निकाली और उनमें अलग अलग से खाना लगाने लगे। तभी अचानक से प्रांस के दिमाग में फिर से कुछ बातें चलने लगी और वो एकदम से बोला, एक काम करो, एक ही प्लेट में खाना लगाओ। वो सर्वेंट जो लगभग से 2 प्लेट में खाना लगा चुकी थी, अब उसने मायूसी से प्रांस की तरफ देखा। प्रांस के चेहरे पर गुस्सा झलकता हुआ देखकर उसने जल्दी से 2 प्लेट का खाना 1 प्लेट में किया और फिर तुरंत बोली, आपको और कुछ चाहिए क्या छोटे साहब? प्रांस ने अपना सिर ना में हिलाया। वहीं पंखुड़ी हैरानी से प्रांस को देख रही थी। उसकी तो जैसे सांस ही हलक में अटक चुकी थी। प्रांस और उसके साथ खाना खाएगा ये सोचकर ही उसके होश उड़े हुए थे, लेकिन फिर अगले ही पल वो ये सोचने लगी कि कहीं प्रांस उसे पनिशमेंट तो नहीं दे रहा, कहीं रिया के चक्कर में आज रात का खाना उसे मिले ही ना। वो सर्वेंट वहाँ से चली गई तो प्रांस जल्दी से सोफे पर आकर बैठा और पंखुड़ी की तरफ देखने लगा। पंखुड़ी अभी भी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी थी। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब स्टैच्यू बनकर वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ इधर बैठो, खाना खा लो। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी ने अपने अगल बगल देखा कि कहीं प्रांस किसी और से तो बात नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पर किसी और को ना देखकर अब उसने अपने सीने पर हल्का सा हाथ रखा और बोली, आप मुझे बुला रहे हैं क्या प्रांस? प्रांस ने उसे और भी ज़्यादा गुस्से से घूर कर देखा तो पंखुड़ी एकदम से सहम गई। अगले ही पल प्रांस अपनी जगह से उठने लगा तो पंखुड़ी तुरंत उसके उठने से पहले ही उसके बिल्कुल पास आकर बैठ गई। जैसे ही वो प्रांस के पास बैठी, प्रांस एकदम से बेचैन हो उठा और वो तुरंत वहाँ से पीछे की तरफ हट गया। पंखुड़ी भी जल्दी से दूसरी तरफ हो गई। अब उन दोनों के बीच थोड़ी दूरी थी, लेकिन पहले जिस तरह से पंखुड़ी बिल्कुल प्रांस के पास आकर बैठ गई थी, प्रांस का चेहरा देखने लायक था। वो इस तरह से पीछे हटा जैसे उसे करंट लग गया हो। पंखुड़ी वहाँ पर आकर बैठ तो गई थी, लेकिन खाना नहीं खा रही थी। प्रांस भी अपनी जगह पर बैठा बस खाने की प्लेट की तरफ देख रहा था। वो बार बार अपनी उंगलियों को उलझा रहा था और चोर नज़रों से पंखुड़ी की तरफ देख रहा था। कुछ देर वो दोनों यूं ही बैठे रहे और फिर पंखुड़ी धीमे से बोली, सुनिए, खाना ठंडा हो रहा है। प्रांस ने जल्दी से कहा, तो फिर गर्म करके ले आओ। मुझे क्या बोल रही हो? पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, खाना तो जितनी बार मर्जी गर्म कर लो, लेकिन अगर खाएंगे नहीं तो वो ठंडा तो होता रहेगा ना। कितनी बार खाना गर्म करूँगी? प्रांस अब गुस्से से बोला, तो खा लो, मैंने कब मना किया है? अब क्या मैं तुम्हारे मुंह में निवाला डालूं? पंखुड़ी ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, लेकिन मॉम ने कहा था कि अगर पति पत्नी दोनों साथ में खाना खाएं तो हमेशा पहले पति को निवाला खाना चाहिए, तो पहले आप शुरू कीजिए ना। उसकी बात सुनकर प्रांस एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, एक तो अपनी मॉम की बातें मुझे मत बताया करो, मुझे उनकी बातों में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर मेरा खाने का मन नहीं है लेकिन तुम्हें भूख लगी है तो तुम चुपचाप खाना खा लो। अब इसमें मैंने पहला निवाला खाया या नहीं, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? पंखुड़ी बोली, अगर आप मेरे लिए एक निवाला खा लेंगे तो इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा?
उसके सवाल पर अब प्रांस चुप रह गया। कुछ ही पल बाद वो अचानक से बोला, तुम प्लीज़ खाना खा लो, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं नहीं खा पाऊँगा। ये बोलकर वो अब अपनी जगह से उठने लगा। वो वहाँ से जाता उससे पहले ही अचानक ही अब पंखुड़ी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अच्छा चलो ठीक है, पहले मैं खाना खा लेती हूँ, आप जब खाना खाना हो तब खा लेना, पर प्लीज़ यहाँ पर बैठे रहिए, मुझे अच्छा लगेगा। उसकी बात सुनकर प्रांस एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं, इस बात का ठेका नहीं लिया है मैंने। खाना खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से जाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम बढ़ाए, अचानक से एक बार फिर से उसके दिमाग में हिट की और वो वापस सोफे पर बैठ गया और इस बार उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। पंखुड़ी कुछ पल उसकी तरफ देखती रही और फिर चुपचाप खाना खाने लगी। प्रांस ने उसके खाना खाने की आवाज़ सुनी तो अपने माथे से अपना हाथ हटाया और नॉर्मल होकर उसकी तरफ देखने लगा। पंखुड़ी ने बड़ी मुश्किल से एक रोटी पूरी खाई और फिर अपनी जगह से उठ गई। वो जाकर बेड पर लेटने लगी तो प्रांस जल्दी से बोला, तुम्हें अपने कपड़े नहीं चेंज करने क्या? पंखुड़ी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जब वो बाथरूम गई थी तो उसने अपने भारी वाली साड़ी उतार कर नॉर्मल वाली साड़ी पहन ली थी, लेकिन फिर अचानक ही उसके दिमाग में ब्लाउज़ का ख्याल आया तो उसने तुरंत अपना ब्लाउज चेक किया जो बिल्कुल नॉर्मल था। वो जल्दी से बोली, मेरे पास अभी दूसरे वाले नाइट सूट नहीं हैं तो मैं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस बोला, लेकिन नाइटी तो है ना, वो मेरा मतलब है कि तुम्हारी क्लोजेट में देखा था तो तुम नाइटी पहन लो। उसकी बात सुनकर अब तो पंखुड़ी के होश ही उड़ गए। जो उसे ब्लाउज पर डांट रहा था वो नाइटी पर तो उसका मर्डर भी कर सकता था, क्योंकि उसके पास नाइटी बहुत ही छोटी वाली और बहुत ही सेक्सी वाली थी। वो सारी उसे रीचा ने ही दिलाई थी। वो जल्दी से बोली, नहीं रहने देती हूँ, मेरा मतलब है वो आपको पसंद नहीं आएगी। प्रांस बालकनी की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम चेंज कर लो, मैं 2 मिनट में आता हूँ, और हाँ नाइटी ही पहनना। ये बोलकर वो अब बालकनी में जा चुका था और पंखुड़ी ये सोच कर हैरान हो रही थी कि अब प्रांस के दिमाग में चल क्या रहा है। वो उसे सिर्फ नाइटी पहनने को क्यों बोल रहा है? पर अब अगर प्रांस ने उसे नाइटी पहनने को बोला था तो उसे तो नाइटी पहननी ही थी, वरना पता चला पहले छोटे ब्लाउज पहनने पर गुस्सा हो गया और अब नाइटी ना पहनने पर गुस्सा हो जाए। वो जल्दी से क्लोजेट की तरफ गई और सामने रखी हुई नाइटी उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो अब कुछ देर बाद खुद को ही वॉशरूम के मिरर में देखे जा रही थी। रेड कलर की वो सिल्की सी नाइटी जो मुश्किल से उसके घुटनों को कवर कर रही थी, वो खुद को देखकर खुद ही कांप रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अब प्रांस के सामने कैसे जाए। वो नाइटी पहनकर अब उसे इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी कि वो सोच रही थी कि वो इस नाइटी को उतार ही दे, लेकिन वो अपनी सोच को पूरा करती उससे पहले ही बाहर की तरफ से प्रांस की आवाज़ आई, अब कब तक वॉशरूम में ही बैठी रहोगी? किसी और को भी वॉशरूम यूज़ करना होता है, कपड़े चेंज करने गई हो या फिर वहाँ पर कपड़ों की फैक्ट्री खोलने। उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर पंखुड़ी अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप गई। उसने जल्दी से किसी तरह अपनी नाइटी को हल्का हल्का नीचे खींचते हुए अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए और फिर दरवाज़ा खोला। उसके बाल खुले हुए थे जिसकी वजह से वो सारे बाल उसकी गर्दन पर बिखरे हुए थे, लेकिन फिर भी उसके गोरे कंधे अंदर से साफ नजर आ रहे थे और ऊपर से उस नाइटी का गला बहुत ही ज़्यादा डीप था। एक तो वो नाइटी इतनी ज़्यादा शॉर्ट थी कि पंखुड़ी के थाई पार्ट भी साफ नजर आ रहे थे। उसे यूं देखते ही प्रांस की आंखें बड़ी हो गई और वो कुछ पल पंखुड़ी की तरफ देखते ही रह गया, जबकि पंखुड़ी बस अभी भी उस नाइटी को नीचे की तरफ खींच रही थी। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो प्रांस की तरफ नज़र उठाकर देख पाए। पंखुड़ी को उस नाइटी में देखकर प्रांस के इतने ज़्यादा होश उड़े हुए थे कि उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी आप लोगों को पसंद तो आ रही है ना यार? इतना कमेंट करो कि मेरा भी मन खुश हो जाए। ये कहानी बहुत ही प्यारी है जिसमें पंखुड़ी की मासूमियत आपका दिल मोह लेगी और प्रांस भी धीरे धीरे पिघल कर अपने गुस्से को भुलाकर अपनी पंखुड़ी को अपनी जान बना लेगा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। और अगर आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता है और कमेंट भी डेफिनेटली कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि कहानी आप लोगों को अच्छी लग रही है या नहीं। चलिए मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।